आज साइंस का ऑब्जेक्टिव सवाल है। इसमें पहला सवाल, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गिरा, कोशिका का ऊर्जा गिरा, पावर हाउस ऑफ सेल। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, ये खुद को जो है सो मार देते हैं। हरित लवक पादप कोशिका का रसोई घर, पादप कोशिका का रसोई घर। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, कोशिका का ऊर्जा गिरा माइटोकॉन्ड्रिया, आत्मघाती थैली लाइसोसोम, और हरित लवक कहते हैं पादप कोशिका का रसोई घर। दूसरा सवाल है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तभी बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, हरित लवक को पादप का रसोई घर, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। तीसरा सवाल इसमें है, पादप कोशिका की रसोई घर किसे कहते हैं? पीछे का सवाल में हो चुका है, क्या हो जाएगा? हरित लवक। हरित लवक कहते हैं पादप कोशिका का रसोई घर। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा विज्ञान का जनक, चिकित्सा विज्ञान का जनक। थियोफ्रेटिस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। ग्रेगर जोहान मेंडल कहते हैं आनुवांशिकी का पिता, आनुवांशिकी का पिता। तो जीव विज्ञान का जनक हो जाएगा अरस्तु। और जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा विज्ञान के जनक, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक, अरस्तु जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक, और ग्रेगर जोहान मेंडल आनुवांशिकी का पिता। चेचक का टीका की खोज किसने किया? चेचक का टीका की खोज किसने किया? पहला ऑप्शन है लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, हेनीमैन, रॉबर्ट कॉच। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। लुई पास्चर किसका खोज किया था? रेबीज का टीका, रेबीज का टीका का खोज लुई पास्चर। हेनीमैन हेम्योपैथी, क्या जाएगा? हेम्योपैथी, हेम्योपैथी, हेम्योपैथी के जनक, जन्मदाता हेनीमैन। रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट कॉच टीबी बैक्टीरिया की खोज। रॉबर्ट कॉच किसका जाएगा? टीबी बैक्टीरिया की खोज, टीबी बैक्टीरिया की खोज। लुई पास्चर रेबीज का टीका, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, हेनीमैन हेम्योपैथी के जनक, हेम्योपैथी के जनक या जन्मदाता। रॉबर्ट कॉच टीबी बैक्टीरिया की खोज किया था। टीबी को कहते हैं क्षय रोग, क्या कहते हैं? क्षय रोग। अगला सवाल, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगेफेरा इंडिका, होमो सेपियंस, राना टिग्रिना, बॉस इंडिकस। क्या होगा? होमो सेपियंस। मैंगेफेरा इंडिका किसका? आम का वैज्ञानिक नाम। राना टिग्रिना किसका? मेढक का वैज्ञानिक नाम। बॉस इंडिकस किसका? गाय का वैज्ञानिक नाम, गाय का वैज्ञानिक का नाम। आगे है, पॉलीसैकेराइड में कौन आता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। पॉलीसैकेराइड में कौन आता है? स्टार्च। ग्लूकोज और गैलेक्टोज किस में आता है? मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड में। और सुक्रोज किस में आता है? डाइसैकेराइड में, डाइसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड में इसमें बताए थे, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड में बताए थे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। क्या हो जाएगा? लैक्टोज। आप पॉलीसैकेराइड में बताए थे स्टार्च, काइटिन। ठीक है, ये सब पॉलीसैकेराइड में। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को कहते हैं फेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, पोमोलॉजी। तो फूलों का अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, इसको फेनो कर लो आप। फेनोलॉजी हो जाएगा खोपड़ी का अध्ययन, फेनोलॉजी हो जाएगा खोपड़ी का अध्ययन। ठीक है, एग्रेस्टोलॉजी घास का अध्ययन, घास का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन। इसमें जगह फूलों का अध्ययन हो जाएगा एंथोलॉजी। यहाँ पर है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एथियोलॉजी, एंटमोलॉजी, ओपियोलॉजी, सोरोलॉजी।
ये हो जाएगा एंटोमोलॉजी। एथियोलॉजी किसका अध्ययन? मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी बताइए, सर्पों का अध्ययन। सोरोलॉजी बताइए, छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन हो जाएगा सोरोलॉजी। तो कीटों के वैज्ञानिक का अध्ययन कहते हैं एंटोमोलॉजी। रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। रेशम कीट पालन कहते हैं सेरिकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर बागवानी, बागवानी या उद्यान विज्ञान, बागवानी क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान, जहाँ पर वो सब फूल उल का सजावट का होता है। फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन या फूलों का खेती, फूलों का खेती का अध्ययन क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर। रेशम कीट पालन कहते हैं सेरिकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। तो क्या बोल रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? सी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ओलेरीकल्चर। क्या हो जाएगा? ओलेरीकल्चर। सब्जियों की खेती कहते हैं ओलेरीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर था आपका बागवानी, क्या था? बागवानी। बाकी फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, फलों की खेती पोमोलॉजी सही है। तो सब्जियों की खेती यहाँ पर हॉर्टिकल्चर नहीं, ओलेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर हो जाएगा आपका बागवानी, उद्यान विज्ञान। पीछे कहीं कुछ मिलता जुलता सवाल है इसमें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर शहद की मक्खी सही है ये, एपीकल्चर शहद की मक्खी। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, और मधुमक्खी से क्या मिलता है? शहद मिलता है। सेरिकल्चर सिल्क वर्म, सिल्क वर्म मतलब क्या हो जाएगा? रेशम, रेशम। तो यहाँ सिल्क मतलब क्या हो जाएगा? रेशम। तो सेरिकल्चर होता है रेशम पालन, रेशम कीट पालन। पिसिकल्चर लाख का कीड़ा नहीं, मत्स्य पालन। क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन। पिसिकल्चर मत्स्य पालन। हॉर्टिकल्चर फूल, फूल लगाते हैं वही बागवानी बनता है, वही उद्यान विज्ञान। तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन गया था? पिसिकल्चर, मत्स्य पालन हो जाएगा। जीर्ण या उसी कहते हैं विद होने की प्रक्रिया के अध्ययन क्या कहते हैं? जीरंटोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? जीरंटोलॉजी। आगे एथनोलॉजी, मानव जाति का अध्ययन, मानव जाति का अध्ययन, मानव का अध्ययन क्या कहलाएगा? एथनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव के विकास, मानव के विकास या रीति रिवाज, मानव के रीति रिवाज। रीति रिवाज कहते हैं परंपरा कहते हैं, ठीक है। मानव के समाज कह सकते हैं, रीति रिवाज का अध्ययन। थैनेटोलॉजी किसे कहते हैं? ये हो गया आपका मृत्यु के प्रकार, मृत्यु के प्रकार या मृत्यु का कारण, मृत्यु का कारण का अध्ययन, मृत्यु के कारण का अध्ययन क्या कहता है? थैनेटोलॉजी। कैसे मृत्यु हुआ, ठीक है, उसका क्या कारण हुआ, उसका अध्ययन करते हैं थैनेटोलॉजी। जेंटोलॉजी हो जाएगा वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन। एथनोलॉजी हो जाएगा मानव जाति का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा मानव के विकास या उसका रीति रिवाज, या फिर लिखा रहेगा मानव समाज का अध्ययन। एक लाता है एंथ्रोपोलॉजी। पैरोलॉजी निम्न वैज्ञानिक का अध्ययन संबंधित है। पैरोलॉजी वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण, बीज क्या हो जाएगा? पैरोलॉजी मिट्टी का अध्ययन हो जाएगा। जब चींटियां काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, मेथनॉल, फॉर्मिक अम्ल और सिटियरिक अम्ल। तो जब चींटियां काटती है तो अंतःक्षेपित करती है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहते हैं मेथनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। मेथनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH, CH3OH। तो जब चींटियां काटती है तो अंतःक्षेपित करती है फॉर्मिक अम्ल। अगला सवाल है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पत्तियां, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्प, कली। तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो शुष्क पुष्प कली से प्राप्त करते हैं, शुष्क पुष्प कलिका से प्राप्त करते हैं। लहसुन की अभिलाषणीय गंध का कारण क्या है? क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर यौगिक। लहसुन की अभिलाषणीय गंध के कारण क्या चीज है? सल्फर यौगिक। एसिटिक अम्ल किसमें किसमें पाया जाता है? सिरका और अचार में, सिरका और अचार में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। आप लोग बताना सिट्रिक अम्ल किसमें किसमें पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा,
नींबू संतरा में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। अगला सवाल है, प्याजों के छिलके छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। तो यहाँ पर प्याजों के छिलके उतारने पर जो आंसू आते हैं वह किसके कारण से आते हैं? सल्फेनिक अम्ल के कारण। क्या हो जाएगा? सल्फेनिक अम्ल के कारण हो जाएगा। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है रीठे की पत्तियां, वेड़ू की पत्तियां, आड़ की पत्तियां, शहतूत की पत्तियां। तो रेशम के कीट जो पालते हैं वह किस पत्तियां पर? शहतूत की पत्तियां पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेशम कीट जिन पर पनपते हैं वे होते हैं शहतूत की पत्तियां। अगला सवाल देखिए, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट और सक्यूलेंट। तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे कहते हैं हेलोफाइट। जीरोफाइट कहते हैं रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे कहते हैं जीरोफाइट। हाइड्रोफाइट कहते हैं जल में उगने वाले पौधे, उसे कहते हैं हाइड्रोफाइट। और हेलोफाइट कहते हैं जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे कहते हैं नमकीन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? नमकीन क्षेत्र में उगने वाले पौधे, नमकीन क्षेत्र में उगने वाले पौधे हेलोफाइट। अगला सवाल है, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है त्वचा द्वारा, नाक द्वारा, गलफड़ों द्वारा, फिन्स द्वारा। तो हो जाएगा गलफड़ों द्वारा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं गिल्स, गिल्स द्वारा। अगला सवाल है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? कैप्सिसिन, लाइकोपिन, जेंथोफिल, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? लाइकोपिन। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। आगे है मशरूम। क्या है? मशरूम। मशरूम क्या है? कवक, पौधा, पशु, बैक्टीरिया। तो मशरूम जो है कवक है, मशरूम कवक है। तो कपास का प्रमुख घटक है प्रोटीन, वसी अम्ल, सेलुलोज, ग्लिसरीन। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज हो जाएगा। ठीक है। कपास को कहा जाता है सफेद सोना। क्या कहा जाता है? सफेद सोना। अगला सवाल है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं जीवाणु से, कवक एवं शैवाल से, कवक एवं ब्रायोफाइटा से, शैवाल और जीवाणु से। तो कवक और शैवाल से। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है 21, 22, 23, 24। 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े। संख्या पूछा जाएगा तो 46, संख्या में 46। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? पीछे का सवाल हम पढ़ चुके हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? तारक काय। क्या कहते हैं? तारक काय। सेंट्रोसोम को कहते हैं हिंदी में तारक काय। जिसका खोज किसने किया था? तारक काय, या इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। इसका खोज बॉबेरी। किसने किया था? बॉबेरी। अनुवांशिकता का जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है जॉनसन, जे.जी. मेंडल, एफ.बी. मॉरिसन, मॉर्गन। अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है जॉनसन, जे.जी. मेंडल, एफ.बी. मॉरिसन, मॉर्गन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टी.जे. मेंडल। ठीक है। ग्रेगर जोहान मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लो, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। दूसरा कार्बन। दूसरा में क्या हो जाएगा? कार्बन। पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन। वयस्क के मानव में होती है 204 अस्थियां, 206 अस्थियां, 208, 210 अस्थियां मतलब हड्डी। ठीक है। कितना हो जाएगा? 206। नवजात शिशु में 300, नवजात शिशु में 300। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? फीमर, स्टेपिज, मेलियस, इनकस।
स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ पे आती है? कान की हड्डी। ठीक है। फीमर क्या है? ये सबसे लंबी हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर, जो पाई जाती है कहाँ पर? जांग में, जांग में पाया जाता है। मेलियस इनकस भी कान की हड्डी है। ये भी क्या चीज है? कान की हड्डी, कान की हड्डी। स्टेपिज, मेलियस इनकस तीनों कान की हड्डी पाया जाएगा, लेकिन सबसे छोटा इसमें हो जाएगा स्टेपिज। कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? कान में कुल हड्डियां 6। कान में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर। अब प्रत्येक में 2-2 हड्डी। ठीक है, तो वहां पर 2 तिया 6 हो जाएगा। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11। तो पसलियों की संख्या हो जाएगा, पसलियों का जोड़ा कितना हो जाएगा? 12, और संख्या कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून जैसो मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम का, लौह और कैल्शियम का, सोडियम और कैल्शियम का, कैल्शियम और फास्फोरस का। क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फास्फोरस का। अस्थि मतलब हड्डी और दंत दांत निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़े में, जांग में, गर्दन में, हाथों में। तो मानव शरीर का सबसे मजबूत जबड़े में होती है। कहाँ होती है? जबड़े में। ठीक है। जांग में पाया जाता है कौन सा हड्डी? फीमर की हड्डी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पेनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। ये हो जाएगा छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो संपन्न होती है सो छोटी आंत में। ठीक है। मानव शरीर में पाचन का क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से, और संपन्न कहाँ होती है? छोटी आंत में। पेनक्रियाज को कहते हैं हिंदी में अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। अगला सवाल है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च में, प्रोटीन में, रेशे में, वसा में। तो लार किसके पाचन में सहायता करते हैं? तो हो जाएगा आपका स्टार्च में। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में। एंजाइम मूलतः क्या है? वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से होती है? यकृत, अग्नाशय, अवटु, अपयूस। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लीवर। क्या बोलते हैं इसको? लीवर। ठीक है। अग्नाशय दूसरी बड़ी ग्रंथि, अग्नाशय दूसरी बड़ी ग्रंथि, दूसरी बड़ी ग्रंथि। अवटु को कहते हैं हिंदी में थायराइड, थायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं इंग्लिश में पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि। और ये शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। ये पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहते हैं मास्टर ग्रंथि। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? बहुत लोगों का इसमें गलती होता है, मार देते हैं पित्ताशय। लेकिन पूछा है किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत। पूछेगा जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा रहता है, और निर्माण कहाँ से होता है? यकृत से। ठीक है, या लिखा रहेगा स्रावित होता है। पित्त कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत से। विटामिन का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी यहाँ कर लेगा। क्या करेगा? विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सेब, आम, आंवला, दूध। आंवला हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक अम्ल, रेटिनॉल। क्या हो जाएगा इसका? कैल्सीफेरॉल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है यहाँ तक। रेटिनॉल विटामिन ए का, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन, पेलेग्रा, थायमिन, बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के बांधियापन। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी नहीं, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के से बांधियापन नहीं है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थका ना जमना, रक्त का थका ना जमना, ठीक है, विटामिन के कमी से होता है। बांधियापन होता है विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से। तो यहाँ पर होना चाहिए रक्त का थका ना जमना, लिख दिया बांधियापन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। बांधियापन होता है विटामिन ई की कमी से। नियासिन कमी से, पेलेग्रा और थायमिन, बेरी। ये बताना है नियासिन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ विटामिन कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B3 का, विटामिन B3 का, ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। बताना है थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का। तो बताइए विटामिन B2 का क्या होगा? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। यहाँ हो जाएगा थायमिन किसका हो जाएगा? विटामिन B1 का। और विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, ठीक है। थायमिन ये हो जाएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? सूखा रोग, रिकेटस जो लिखा रहेगा। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। इसका क्या हो जाएगा? विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। और विटामिन के का थिलोक्विनोन। और विटामिन ई का टेकोफेरोल। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है, जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है? ये तो दे दिया है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। पूछा क्या है कि कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन? तो जल में घुलनशील हो जाएगा बी और सी, विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील पूछता तो कौन होगा? विटामिन ए, डी, ई के, एडेक। यहाँ पूछा क्या गया है? जल में घुलनशील, तो बी और सी हो जाएगा। वसा में पूछता तो एडेक। यहाँ पर शुरुआत में दिया वसा, लेकिन पूछा लास्ट में क्या है? जल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है चने में, मटर में, सोयाबीन में, गेहूं में। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में। मानव के बाल एवं नख में, नख मतलब नाखून में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? ऑक्सीटोसिन, केराटिन, वेसोप्रेसिन और ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा? केराटिन। मानव के बाल एवं नख में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? आयरन, लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो लोहा की, आयरन की। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? एस्परजिलस, स्टेफाइलोकोकस और स्यूडोमोनास और लैक्टोबैसिलस। इसका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। दूध है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा, उपयोग में से कोई नहीं। क्या होगा? बैक्टीरिया द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया द्वारा होता है।